ठीक है, आपने लिखा है GCC स्पेस hello -o hello1.exe। ठीक है, इसको ये हटा देंगे तो कहाँ गया? एक सेकंड रुको। अब चलाना hello1.exe। बेटा उधर जाओ ना थोड़ी देर। डायरेक्ट जीसीसी नहीं, अब कंपाइल हो गया, अब एग्जीक्यूट करो hello1.exe, एंटर करो। अब देखो the term hello1.exe is not recognized as the name of this name। ठीक है, ये क्या है, ये फाइल का पाथ डायरेक्टली रीड नहीं कर पा रहा जब हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं ना। तो अब जैसे हमने ये लगाया डॉट और ये बैकवर्ड स्लैश, इससे क्या होता है, इसको पता लग जाता है करंट फोल्डर के अंदर ये फाइल है। ठीक है, अभी हमने जैसे चलाया था ना, ये देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, बस यही तो फ़र्क है। ये चलाया हमने, इसमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा कोई कमांड नहीं है, इसे फाइल ही नहीं मिल रही एक्चुअली, पहली बात है ना। इसने भी खुद देखा है, द कमांड hello1.exe was not found but does exist in the current location। Windows PowerShell does not load the command current location if you trust this command instead type this। ठीक है, इसको ये कमांड मिल नहीं रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है इस लोकेशन में, और आप डॉट बैकवर्ड स्लैश फाइल का नाम जो आप डाल रहे हो उससे क्या हो रहा है, फोर्सफुली उसको रन कर रहे हो। ठीक है, मैंने ये कॉपी बनाई थी कल, मैं पढ़ रही थी ना तो मैंने दोबारा लिख लिया। बिल्कुल, रजिस्टर ले लो, वो ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। सही है, हाँ ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब हमने कल जो देखा था, जैसे कैरेक्टर सेट्स के बारे में देखा था हमने आपको बताया था कि इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप। अल्फ़ाबेट्स पहले हम देखेंगे, बेसिक्स अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स जो हमने देखेगी। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, A to B स्मॉल और कैपिटल में। डिजिट्स क्या होते हैं आपके 0 to 9। स्पेशल सिंबल्स बाकी सारे जो भी बचे इन दोनों को छोड़ के वो आपके स्पेशल सिंबल्स हो गए। उसके बाद हम कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कांस्टेंट्स में हमने डिस्कस करा था कि वो वैल्यू जो कि एक बार जिसकी एंटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल्स कीवर्ड्स, इसके आप टोकन भी लिख सकते हो इसको भी चाहो तो, दीज आर कॉल्ड एज टोकन्स। ठीक है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है। ठीक है, और कीवर्ड्स जिसका आपने कुछ एक फिक्स मीनिंग आपने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिसका आपने फिक्स मीनिंग डिफाइन कर रखा है। डिफाइन हम करते हैं या सिस्टम में ऑलरेडी? सिस्टम के अंदर, जैसे हम GCC ये हमने लिखा, अब हमने तो कुछ उसमें डिफाइन नहीं करा। GCC का मतलब कंपाइलर को पता है कि GCC का मतलब है कि सी का कंपाइलर, तो उसने क्या कर दी, कंपाइल कर दिया इसको। ऐसे इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं, इफ, एल्स, डू, वाइल, जो हम और देखेंगे, वो सारे मीनिंग्स इसके अंदर सी के अंदर पूरे के पूरे डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न हो गया, इंट हो गया, ये सारे मीनिंग्स इसके अंदर डिफाइंड है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की, वापस हम कॉन्स्टेंट्स पे आते हैं, बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। इसमें दो तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स। इसमें लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी।
ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? लेट सपोज इंटीजर वैल्यू, रियल कॉन्स्टेंट्स और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। इसके अंदर आपके कौन कौन से होते हैं? इंटीजर कॉन्स्टेंट, प्राइमरी कॉन्स्टेंट के आगे लिख लो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट्स और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। सेकेंडरी के अंदर आपके आ जाते हैं, आप ऐसे बना लो इसको, चार्ट ऐसे बना लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। कॉन्स्टेंट्स के अंदर दो पार्ट्स हो गए, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। उसके अंदर भी प्राइमरी में आपके हो गए इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट्स में क्या हो गए? एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेशन, एसेट्रा। इस तरह से बना लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर अब हम एक एक करके सारे टॉपिक्स देखेंगे इसके अंदर। अब इसमें हेडिंग डाल लो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। आज ये सारा कंप्लीट करना है। इसमें कुछ हमने देखा हुआ है। अब इंटीजर कांस्टेंट हमें बनाने हैं। अगर हमें इंटीजर कांस्टेंट बनाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए उसके अंदर? पहला पॉइंट लिखो, इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, जो कि 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है। इसके आगे लिखो इट मस्ट, लिख लिया। इसके आगे लिखो सेकंड पॉइंट लिखो, इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। इसके आगे एक पॉइंट और लिख लो, 2 पॉइंट 3 पॉइंट और है। इफ नो साइन प्रिसिड, या मान लो एग्जिस्ट, इफ नो साइन एग्जिस्ट देन द इंटीजर कांस्टेंट अज्यूम टू बी पॉजिटिव। ठीक है। अगला इसमें लिखो नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड इन इंटीजर कांस्टेंट्स। ये मैं इसलिए ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार पढ़ाया था कुछ लोगों को, तो वो क्या करते थे कि जो भी नंबर होता था उसमें कॉमा लगा देते थे। जैसे आपने देखा होगा कहीं 1 लाख लिखा है तो क्या करते थे 1,00,0,0,0,0, इस तरह से वो बनाते थे। लेकिन हम जब कभी भी नंबर लिखते हैं तो हम केवल नंबर लिखते हैं, उसमें कॉमा स्पेस वगैरह कुछ नहीं लगाते। ठीक है। अगला पॉइंट, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। इसके आगे लिखो द अलाउ रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज बिटवीन माइनस, इसको देखो एक बार, इसको देख के लिखो 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8।
2 सेम इन पॉजिटिव -1। प्लस लिखो प्लस सेम नंबर है, बस एंड में क्या है कि जो भी एक्चुअल नंबर है उसमें -1। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। आ जाओ इस पे, आ उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप समझो, आपने 9 10th में आपने देखा होगा इस तरह से आप एक चार्ट बनाते थे, याद आएगा, आप बताना इसको क्या कहते हैं। मैप मैप आता था ना, इसमें डॉट डॉट्स होते थे, उसमें बनाते थे, कुछ बनाया था ऐसा। दिस इज कॉल्ड एज एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ है ना, ग्राफ बनाते हैं। वाई कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ग्राफ, अभी हम वाई कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ये आपका जीरोथ होती थी, जीरोथ वैल्यू, हाँ है ना। इधर आप जाते थे तो इधर पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती थी, पॉजिटिव। है ना। इधर जाते तो आप पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती थी, और इधर जाते थे तो आपकी नेगेटिव में Negative वैल्यू में। बढ़ती थी, मतलब एक तरह से कम होती थी, हाँ। नेगेटिव होती थी वैल्यू। हम्म। अब जैसे मान लो इधर 0 है तो इधर क्या होता था 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर क्या होता था -1 -2 और -3। अब मेरे को एक सवाल का जवाब देना इसके आने से पहले, -100 बड़ा होता है कि -90 बड़ा होता है? -90। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये जो इंटीजर की रेंज होती है, जो हमारी इंटीजर की रेंज होती है, इंटीजर की रेंज क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि माइनस में आपका 2 1, इधर से कॉपी कर लेता हूँ एक सेकंड। कैमरा पे कैमरा पे बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी माइनस में, इससे लेके आपका पॉजिटिव में, ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव में, एक सेकेंड, और -1। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब आप ये देखो, इधर तो आपकी 2 1 4 7 एंड में 4 8 है, सेम वैल्यू है। इधर आपने -1 क्यों करी? इसलिए क्योंकि माइनस करी zero क्योंकि है ये ना। 0 आ गया, इसलिए। बिल्कुल सही, ये 0 आ गया तो 0 भी एक आपकी वैल्यू हो गई, तो इस रेंज तक आपकी इंटीजर वैल्यू चली गई। एंड दिस इज ओनली फॉर 32 बिट प्रोसेसर। ठीक है। अब ये जो रेंज होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेसर। ठीक है, आप कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, 32 बिट का है, 64 बिट का है, अब और एडवांस आ गए हैं, तो कौन से बिट का प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू इसमें डिपेंड करती है, वेरी करती है। अब लेट सपोज आपने इंटीजर की वैल्यू इससे एक्स्ट्रा दी, तो आपका क्या होगा कि भाई आउट ऑफ बाउंड जाएगा। अभी हम देखेंगे इंटीजर के ऊपर भी एक और होता है डेटा टाइप, वो अभी हम बाद में देखेंगे। लेकिन इंटीजर में क्या होता है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से चलता है। अगर आपने उसके आगे पॉजिटिव नहीं लगाया है या नेगेटिव नहीं लगाया किसी वैल्यू के आगे, तो वी अज्यूम कि दैट वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो वी नो दैट दिस वैल्यू इज नेगेटिव। इतना क्लियर है? ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लिख लो। लेट सपोज कि भाई 1 2 3 या +1 2 3 या -1 2 3 या -1000, ये आपके क्या हो गए, आपके इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के आपके एग्जांपल्स हो गए। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि भाई जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। आपको पता है कि 10 का मतलब 10 ही है, 10 का मतलब आई नो कि 10 एलिमेंट्स हैं, है ना। 100 का मतलब 100 एलिमेंट्स है, या 100 एक वैल्यू फिक्स वैल्यू है, उसका मतलब फिक्स है। ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसके अंदर, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कॉन्स्टेंट्स। कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट है इसके अंदर। रोल नंबर भी डाल देते स्कूल में। रोल नंबर पता ही नहीं। तो अभी क्यों चढ़ा रहे हो, फिर अभी रुक जाओ कुछ दिन, जब रोल फिल नंबर करना। अंदर लिख लूंगा, अंदर की तरफ भी है। हाँ तो फिर स्टिकर क्यों लगा रहे हो? अरे पर देखा ठीक लिखा है ना। ठीक है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट, जैसे इंटीजर कांस्टेंट्स बनाते हैं वैसे रियल कांस्टेंट्स होते हैं। इसके अंदर एक चीज़ होती है, इसके अंदर आपकी फ्लोटिंग वैल्यू होती है, डेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है। इसके अंदर लिख लो, रियल कांस्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू। रियल कांस्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू, i.e. डेसिमल वैल्यू।
ठीक है। अब इसके रूल्स हम एक्चुअल समझ लेते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल लो। रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। और इसके साथ एक और होना चाहिए, अगला पॉइंट लिखो, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इसके आगे लिखो, इट कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। सेम, नो कॉमा और स्पेसेस इज अलाउड। नो कॉमास और स्पेसेस आर अलाउड। ठीक है। इसकी रेंज लिखो। डेसिमल नहीं है फिर? डेसिमल नहीं है तो वो आपका इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। अब जैसे 0.1 लिखा है हाँ, तो आपका रियल कांस्टेंट हो गया। और 1.0 लिखा तो भी रियल कांस्टेंट हो गया। और आपने 0.0 लिख दिया, मतलब वो रियल कांस्टेंट बन गया। अच्छा, अगर आप पॉइंट नहीं लगाओगे ना उसके अंदर, तो आपका इंटीजर कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने पॉइंट लगा के 0 भी लगा दिया तो आपका रियल कांस्टेंट होगा। सेम वैल्यू होती है, वी नो कि भाई 1 और 1.0 सेम होते हैं, लेकिन स्टोरेज आपकी लोकेशन डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट वे में वो वैल्यू बिहेव करती है। ठीक है। इसमें इसकी लिखो द रेंज, इसकी रेंज लिख लो, द रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट इज -3.4 e38 to 3.4 e38। अब e38 का मतलब मैं बताता हूँ, आपको पता होगा वैसे। e इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने आपको क्या बोला था, माइनस का 3.4 इंटू सॉरी e38, लॉगरिथमिक फॉर्म। हाँ, टू 3.4 e38। अब e का मतलब सिंपल क्या होता है आपका, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस पर्टिकुलर वैल्यू से, मतलब माइनस का 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38। ठीक है। e का मतलब आपका सिंपल क्या होता है, 10। आप क्या कर रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। e1 होता है तो मतलब कि 3.4 इंटू 10। e5 है तो मतलब कि 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5। ये आपकी पावर आ जाती है इधर, है ना, ये आपकी पावर हो जाती है, या इधर, या इसको लिख लो पावर। ठीक है, ये पावर हो जाती है। मतलब इसकी वैल्यू आप बताओ, आपका माइनस का 3, 4 और फिर 10 टू द पावर 38 का मतलब कितना हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 38 टाइम्स। तो मतलब 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37 टाइम्स 0 से लेके नहीं है, प्लस का 3, 4 इंटू आपका 10, 37 टाइम्स। हमने 3, 4 बोल रहे हैं, 3.4 बोल रहा हो गया। तो इतनी बड़ी इसकी रेंज होती है। अगर आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर करनी है तो आप किस में स्टोर करोगे, रियल। ठीक है। इंटीजर का भी आता है वैसे, डबल होता है, वो हम बाद में देखेंगे। इसकी रेंज लिख लिया आपने। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिख लो कुछ इसके, प्लस आप कोई भी वैल्यू डॉट डेसिमल लगा के आप उसमें लिख लो, लेट्स सपोज 100.5, या आप लिख लो कि 425.0, एक आप 0.0 लगा के भी लिखो। 2 नेगेटिव में भी इसके एग्जाम्पल लिखो, और इसके 1-2 एक्सपोनेंशियल में एग्जाम्पल और लिख लो। एक्सपोनेंशियल में भी हम इसको शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज 4.1 e टू द पावर e3, इतना एग्जाम्पल। ठीक है। एक आप माइनस में भी लिख सकते हो, माइनस का 1.2 e5। ठीक है। और आप e स्मॉल में और कैपिटल में किसी में भी हो सकता है। ठीक है। अभी इसको इतना लिख लो, लिख लिया। हाँ, तो ई स्मॉल कैपिटल बात हुई है। हाँ, बात वही है, पता नहीं प्लस क्यों लगाया इसने।
10⁻⁻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 
ठीक है, कैपिटल में या स्मॉल में ई का मतलब सेम ही होता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों लिख लिया, एक एग्जांपल कैपिटल में भी लिख लो। अब इसमें अगला टॉपिक लिख लो, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स आपको पता है, हमको पता है सबको, ए बी सी डी ई एफ जो भी आ जाए, स्पेशल कैरेक्टर भी अगर सिंगल कोट्स के अंदर आ गए तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरेक्टर। ठीक है, इसके अंदर लिख लो, अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, कॉमा सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल, और अ सिंगल स्पेशल सिंबल enclosed within single inverted commas, enclosed between single inverted commas। सेकेंड पॉइंट लिख लो, ये सेकेंड पॉइंट रहने दो, इसमें किसी मतलब का नहीं। इसमें एग्जांपल लिख लो, ए सिंगल कोट्स के अंदर, अगला एग्जांपल लिख लो इसमें 1 सिंगल कोट्स के अंदर, अगला एग्जांपल लिख लो इसके अंदर इक्वल सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, आप इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी, अल्फ़ाबेट स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है आपका, सॉरी स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है आपका नंबर हो सकता है सिंगल कोट्स के अंदर, आपका इक्वल ऑपरेटर होता है सिंगल कोट्स के अंदर। सिंगल कोट्स के अंदर अगर कुछ भी आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। क्लियर है? अभी हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ देख ली जो हम यूज़ करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। वैल्यूज़ आपकी इंटीजर हो गई, आपकी रियल वैल्यूज़ हो गई और आपके कैरेक्टर वैल्यूज़ हो गई एक तरह से। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी एक्चुअल वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को किसी एक वेरिएबल के अंदर असाइन करके उसको यूज़ करना है। थोड़ा सा समझते हैं। वेरिएबल्स डाल लो, हेडिंग डाल लो वेरिएबल्स, ये अब अलग टॉपिक आ गया। ठीक है, अभी हमने कॉन्स्टेंट्स देखे हैं, कॉन्स्टेंट्स बनाना देखें, अब हम वेरिएबल्स बनाना सीखेंगे। अभी हमने प्राइमरी देखे, सेकेंडरी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह सारे केवल इसी पे करेंगे, ये आपका बाद में आएंगे टॉपिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपने लिख लिया वेरिएबल्स, इसके अंदर लिखो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल, a particular type of variable can hold only same type of constants, can hold only same type of constants। ठीक है, इसमें लिख लो फॉर एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर कांस्टेंट, रियल वेरिएबल कैन होल्ड रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर वेरिएबल कैन होल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट एक ही लाइन में कर दो ताकि नीचे आप डबल कोट्स लगा के लिख दो। रियल वेरिएबल कैन होल्ड रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर वेरिएबल कैन होल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं इसका ताकि आपको और समझ में आए। ठीक है, अब आपने लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, सेमीकोलन, ये हमारी एक स्टेटमेंट है। अब इस साइड जो हम यूज़ करेंगे, इस साइड जो हम इक्वल के इस साइड जो हम यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। हम इक्वल के इस साइड जो यूज़ करेंगे जर्नली दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, और इक्वल के इस साइड जो भी यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक है, और ये क्या होता है आपका डेटा टाइप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है आपका, इसको लिखना मत ही, ये आपका क्या होगा डेटा टाइप,
उसके बाद आप क्या लिखते हो, वेरिएबल नेम, और उसके बाद आप ऑपरेटर लगाते हो, उसके बाद आप क्या लिखते हो, वैल्यू, या आप बोल लो कांस्टेंट। क्लियर है? और सेमीकोलन। इस तरह से हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। नॉर्मली इस तरह से चलता है। ठीक है, 2-3 तरीके हैं, वो अब चलो अभी बाद में बताऊंगा। तो हमने क्या देखा, एक कांस्टेंट वैल्यू ली, एक कांस्टेंट वैल्यू के एक वेरिएबल के अंदर असाइन करा। अब ये जो वेरिएबल है, ये अगर आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप अगर इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकता है। फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो फ्लोट वैल्यू होल्ड कर सकता है। फ्लोट अगर हमने दे दिया b, तो ये क्या होल्ड कर सकते हैं, केवल फ्लोट वैल्यू। और अगर मैंने कैरेक्टर वेरिएबल दे दिया तो ये क्या होल्ड कर सकता है, केवल कैरेक्टर वैल्यू। क्लियर है? अभी और समझाएंगे इसको। तो जिस टाइप का वेरिएबल होगा ये उसी टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल हम किस किस तरह से बना सकते हैं, इसके क्या क्या नाम दे सकते हैं। अभी तो हमने ABC लिखा है, इसमें राम श्याम दे सकते हैं, करण वगैरह दे सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर हम नाम दे सकते हैं, कौन सा इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें लिख लो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। सक्षम भाई, इसकी गाड़ी निकालिए, ले जा भाई के पास जा, मैं निकालूंगा। ठीक है, इसमें लिखो पहला पॉइंट, अ वेरिएबल नेम is any combination, a variable name is any combination of 1 to 31 alphabets. A variable name is any combination of 1 to 31 alphabets, 26 होते हैं वैसे तो, ठीक है, 1 to 31 alphabets, कॉमा डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। ठीक है, वेरिएबल नेम क्या हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम, जैसे मैंने ये वेरिएबल नेम बनाया ए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको किस तरह से बना सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल सिंबल्स। अभी ये पहली लाइन ये कहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम, अभी हमने पहले स्कोप बड़ा करा है, फिर हम स्कोप को बाउंड करते जा रहे हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इन वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट, द फर्स्ट कैरेक्टर इन वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है आपका, अल्फ़ाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स और कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट कैरेक्टर है वेरिएबल नेम में क्या होगा, या तो अल्फ़ाबेट होगा, या फिर अंडरस्कोर होगा। इट इज़ मैंडेटरी। थर्ड पॉइंट लिखो इसके अंदर, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। कॉमा नहीं लगा सकते, मतलब एक हमने स्पेशल सिंबल जो कॉमा था वो इसके अंदर नहीं लग सकता, और आपका स्पेस नहीं आ सकता बीच में कहीं भी। जैसे हमने स्पेस दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका वेरिएबल नेम केवल इतना रह गया। अगर मैंने इधर स्पेस दे दिया तो आपका क्या हो गया, वेरिएबल नेम आपका इतना ही रह गया। ठीक है, ये आपका अलग चीज़ बन गई कुछ। ठीक है, अब हमने देखा कि वेरिएबल नेम के अंदर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर आ सकते हैं, अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं, अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने बोला, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, या तो अंडरस्कोर आएगा या फिर अल्फ़ाबेट आएगा। इसमें आप ये कंफ्यूज मत होना कि आपने जैसे अंडरस्कोर आगे ले लिया, बीच में नहीं ले सकते, पीछे नहीं ले सकते, आप रिपीट कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स रिपीट कर सकते हो, नंबर रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखा, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। फोर्थ पॉइंट लिखो, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर
नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते इसके अंदर। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा। वैसे तो मेरे को ये डाउट हो रहा है 26 होते हैं, चेंज कैसे हो गया। ठीक है, अब आप कुछ एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल नेम्स के। लेट सपोज मैंने दिया अंडरस्कोर पाई अंडरस्कोर, ये एक वेरिएबल नेम बन गया। एक और वेरिएबल नेम देते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंडिया कोड, ये एक वेरिएबल नेम बन गया। एक और एग्जांपल देते हैं इसके अंदर कंट्री अंडरस्कोर 01, ये एक आपका वेरिएबल नेम बन गया। आपका एक ये भी बन सकता है अंडरस्कोर 01 अंडरस्कोर कंट्री। ठीक है, ऐसे कैपिटल कुछ भी लो आप। आपके APPLE, PA और L कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। नंबर भी ले सकते हो साथ में। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके, है ना, आप लिख लो इनको। लिख लिया, ठीक है। डेटा टाइप्स मैं अभी नहीं बता रहा, अभी बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। डेटा टाइप्स में बस मैं इतना बता देता हूँ, जैसे आपको मैंने बताया, आप कोई वेरिएबल बनाते हो। लेट सपोज मेरे को फ़ोन नंबर किसी का होल्ड करना है किसी वेरिएबल में, तो मैं किस टाइप का बनाऊंगा वेरिएबल? इंटीजर टाइप। तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा, इंट और कुछ भी नाम दे दिया। व्हाट वी ट्राई कि जो हमारी वैल्यू है या जो हमारी फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल का नाम दें। तो मैंने क्या दिया, इंट मोबाइल, फ़ोन नंबर भी दे सकते थे, फ़ोन अंडरस्कोर नंबर भी दे सकते थे। मैंने ये वेरिएबल बना दिया। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपका डेटा टाइप हो गया और ये आपका वेरिएबल नेम हो गया। मैंने आपको बताया था ना सिंटैक्स, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। ठीक है, मैंने क्या करा, एक लाइन में इंट मोबाइल लिख दिया और उसके बाद मैंने, जैसे ये मोबाइल है, इसके अंदर वैल्यू मैंने असाइन कर दी कुछ भी, सॉरी। ठीक है, आप या तो 2 स्टेप में कर सकते हो या फिर आप सिंपल एक ही स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, या तो इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं अगर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन आप कह लो। और ये आपका क्या कहलाता है, आपका असाइनमेंट। इसमें क्या कर रहे हो आप, वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो। इनिशियलाइज स्पेलिंग गलत है क्या? ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो एक वेरिएबल और इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हो। या एक ही स्टेप में कर सकते हो या आप ऐसे 2 स्टेप में कर सकते हो। एक ये एग्जाम्पल और लिख लो। ये किसका है?
वेरिएबल में तो वैल्यूज चेंज होती रहती है ना। हाँ, वो मैं बताऊंगा। अभी आपने क्या करा, इस वेरिएबल को ये वैल्यू दे दी, आपका क्या कांस्टेंट है। हाँ। अब आप इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। ये अभी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा जब अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आपने क्या करा, मोबाइल की वैल्यू पहले जो थी आपने क्या करा, उसको चेंज कर दिया। चलो मैं अभी समझा देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। आपने सही पॉइंट पकड़ा है। मेरा एक बकेट है, ठीक है। अब सी के अंदर क्या होता है, आपकी एक बकेट होती है, रैम मान लो या कोई भी स्टोरेज मान लो, ये उसकी बकेट है। इसके अंदर उसने क्या कर रखा है, डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेस बना रखा है। ये सारे के सारे ब्लॉक्स हैं। अब आपने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया इंट लेट सपोज ए, ठीक है। आपने एक वेरिएबल बनाया इंट ए, तो ये जो ए वेरिएबल है इसको क्या स्पेस एलोकेट हो गया, इस बकेट के अंदर से आपको कोई भी एक स्पेस एलोकेट हो गया कि ये स्पेस इसका हो गया ए का। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू होल्ड कर सकता है, केवल इंटीजर टाइप की। आपकी जो रेंज बताई थी मैंने, उसके अंदर से कोई भी इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकता है। अब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पे वैल्यू क्या दे दी, मैंने इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी। लेट सपोज मैंने इसके अंदर डाल दिया लेट सपोज 10। मैंने 10 कांस्टेंट वैल्यू डाल दी, 10 इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू डाल दी। अब इस स्पेस में डाल दिया मैंने, तो ए की वैल्यू अगर मैं ए को यूज़ करूँगा तो क्या मिलेगी, 10। ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 10। अब मैंने बाद में आके नहीं है, ये जो वैल्यू है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। लेट सपोज मैंने रिप्लेस कर दिया 10 को 100 से। अब मैंने वैल्यू को 100 से रिप्लेस कर दिया, ए की लोकेशन यही है, इधर मैंने वैल्यू दूसरी डाल दी। अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 100 है ना। तो ये आपका ए क्या है, वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। पहले जो 10 थी अब क्या हो गई, 100 हो गई। कांस्टेंट वही रहा, पहले 10 का मतलब 10 था, 100 का मतलब 100 है, 99 का मतलब 99 है। कांस्टेंट्स अलग होता है। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू को मैंने क्या कर दी, ए को असाइन कर दिया। मान के चलो मैंने आपको पहले 10 का नोट दिया, आपके पास कितने रुपए हो गए, 10 रुपीज़। अब मैंने क्या करा, आपसे 10 रुपीज़ वापस ले लिया, आपके पास कितने हो गए, 0। फिर मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, तो कितने हो गए आपके पास, 100। जो नोट है उसकी वैल्यू तो सेम है, लेकिन आपके पास वैल्यू डिफरेंट हो रही है। यू आर कंसिडर एज अ वेरिएबल, और जो पैसा है वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपके पास वैल्यू डिफरेंट होल्ड हो रही है डिफरेंट टाइम पे। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू 10 रुपीज़ की सेम ही रहेगी, 100 की सेम रहेगी। ये समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। अब ये इस तरह से हमारा वेरिएबल बनता है, इस तरह से वैल्यू उसके अंदर एलोकेट होती है। अब हम देखते हैं इसके अंदर, हमने 3 टॉपिक्स थे इसके अंदर, आपका कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसके अंदर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अंदर लिखो, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स सक्षम जाइए अंदर, पकड़ के ऐसे बात। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning has already been explained in C compiler. Keywords are the words whose meaning has already been explained in C compiler. The keywords cannot be used as variable names. These keywords cannot be used as variable names, क्योंकि इसका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है कुछ और। अगर हम उसको यूज़ करेंगे वेरिएबल नेम की तरह, तो फिर अब सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको एज अ वेरिएबल नेम लूँ कि इसको कीवर्ड की तरह यूज़ करूँ। ठीक है, इसके आगे एक पॉइंट और लिख लो, दीज कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व वर्ड्स। दीज कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, इसके आगे लिखो, there are only 32 keywords, there are only 32 keywords available in C. There are only 32 keywords available in C. कौन कौन से हैं,
मैं इधर लिखता हूँ पहले ऑटो, एक ऑटो कीवर्ड है, एक आपका डबल कीवर्ड है, एक आपका इंट कीवर्ड है, एक आपका मैं आपको शेयर कर दूंगा स्ट्रक्ट कीवर्ड है। अभी इधर देख लो है ना, मैं लिख रहा हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा ना व्हाट्सएप में, फिर आप लिख लेना। एक आपका ऑटो है, एक डबल है, एक इंट है, एक स्ट्रक्ट है। इसके बाद आपका ब्रेक, एक थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करेंगे इनको, एल्स। इसके बाद आपका लॉन्ग, इसके बाद आपका स्विच, इसके बाद आपका केस, इसके बाद आपका इनम, इसके बाद है आपका रजिस्टर, इनम तो सेकेंडरी कांस्टेंट है। हाँ सेकेंडरी कांस्टेंट है, लेकिन ये इंट भी तो जैसे एक प्राइमरी कांस्टेंट है, तो कीवर्ड्स भी हैं ये, ठीक है। आपका क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। रजिस्टर के बाद क्या हो गया आपका टाइप डिफाइन। इसके बाद आपका क्या हो गया कैरेक्टर। इसके बाद आपका क्या हो गया एक्सटर्न। इसके बाद आपका क्या हो गया, इसमें देखते जाओ, एक्सटर्न, रिटर्न। इसके बाद आपका क्या हो गया यूनियन। इसके बाद आपका क्या हो गया आपका, इसको टाइप करो चलो तो। अभी टाइपिंग स्लो है। करो। टाइप करने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। कांस्टेंट डालो फ्लो इसका एक पानी निकालो। शॉर्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू और दोनों हाथ हिलाओ। नहीं इसका मुझे आदत नहीं है। साइन वॉइड फ़ोन को भी सर एक ही हाथ से चलाते हैं तो वही आदत पड़ जाती है। दो हाथ से चलते हैं फोन। नहीं एक हाथ से चलता है। मेरा दो हाथ से चलता है, नॉर्मली एक ही हाथ से चलता सर वो डिपेंड करता है क्या काम कर रहे हो। है। टाइपिंग तो एक ही हाथ से होती है। इफ हो गए सारे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू देता हूँ इनका। ये आपके कीवर्ड्स है, अगर आप इनको एज अ वेरिएबल बनाने की कोशिश करोगे पहली बात, तो आपको क्या देगा, एरर Error दे देगा, देगा। आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे उसको, हाँ ठीक है। अब कुछ कुछ वेरिएबल्स, जैसे कि आपका ये डबल है, हाँ। डबल आपका क्या है, डेटा टाइप है। डेटा इंट आपका क्या है, डेटा Data टाइप है। type है। आपका स्ट्रक्ट आपका एक सेकेंडरी डेटा टाइप है, आपको बाद में बताएंगे। लॉन्ग सेकेंडरी कांस्टेंट एक तरह से, लॉन्ग आपका एक डेटा टाइप है। आपका इनम एक डेटा टाइप है। इसके अंदर आपका कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। फ्लोट इसके अंदर आपका फ्लोट एक डेटा टाइप है। शॉर्ट एक डेटा टाइप है। इसके अंदर आपका साइंड में बताऊंगा क्या होता है आपका, ठीक है। ये सारे डेटा टाइप्स हैं। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट केसेस की। ब्रेक, ब्रेक क्या करता है, आपके कोड को रोकने के काम में आता है। एल्स, इफ एल्स एक साथ कॉम्बिनेशन में चल सकता है, हाँ। चलता है, या तो ये या फिर ये, ठीक है। स्विच, स्विच आपका क्या है, पर्टिकुलर लॉजिक्स है। यूँ समझ लो कि आपके पास 5 दरवाजे हैं, किसी एक दरवाजे के अंदर गए कि भाई इसके अंदर जाना, इसके अंदर जाना, इसके अंदर जाना, ये 5 दरवाजे कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड स्विच। और सारे के सारे एक एक क्या कहलाएंगे, वो केस, केस ठीक है। रजिस्टर आपका थोड़ा एडवांस है, ये बाद में आएगा आपका। यूनियन, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू के लिए होता है, कांस्टेंट्स हम बना सकते हैं।
ये तो आपके हैं पहले से प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स, ये आपके प्री डिफाइंड है। अगर आपको कुछ कांस्टेंट बनाना है तो आप क्या करोगे, ये कांस्टेंट कीवर्ड को यूज़ करके बनाओगे, ठीक है। अनसाइंड और साइंड, ठीक है। अगर आप यूज़ कर रहे हो नॉर्मली जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव वैल्यू लगाते तो नंबर में, जैसे कि आपने लिखा इंट कोई नंबर, उसके आगे दे दिया आपने लेट सपोज 99999, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका एक नंबर हो गया। और जो आपने डेटा टाइप बनाया है जो इंटीजर टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों होल्ड कर सकता है। अब आपने अनसाइंड लगा दिया उसके अंदर, तो जो आपकी मेमोरी जो नेगेटिव स्टोरेज में जा रही थी वो आपकी ऐड हो जाएगी पॉजिटिव स्टोरेज में। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ उसको भी। जैसे जो नेगेटिव स्टोरेज वाली भी यहाँ हाँ, पॉजिटिव साइड अब ये जितना स्पेस इधर एलोकेट हो रहा था ना, वो positive इसको side इतना पे ही shift इधर हो प्लस जाएगा। करके इतना स्पेस और Shift मिल हो जाएगा, जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी Double हो पॉजिटिव जाएगी, में। हाँ। लेकिन आप फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं ले नहीं सकते ले उसके सकते। अंदर। कंटिन्यू, आप किसी एक पर्टिकुलर कोड पे आए, वापस आपने घुमा दिया, Loop, हाँ, वो आप फॉर लूप के अंदर ही आता है। फॉर लूप आपका एक लूप होता है जिसके अंदर आप चीज़ घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। साइंड मैंने आपको बताया था, साइंड और अनसाइंड। साइंड वैल्यू है मतलब आप प्लस माइनस उसके अंदर सिंबल यूज़ कर सकते हो। अनसाइंड है तो मतलब हम मान के चलते हैं पॉजिटिव वैल्यू है। और सिर्फ नेगेटिव से नेगेटिव का कुछ सीन नहीं है इसके अंदर, फिर आपको अनसाइंड यूज़ करना पड़ेगा। वॉइड रिटर्न टाइप है आपका, Return मैंने आपको बताया था। हाँ। डिफ़ॉल्ट आपका स्विच केस के अंदर एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, 5 मैंने आपको दरवाजे बताए, किसी के अंदर नहीं जाना तो आपको छठा दरवाजा एक रहेगा, उधर से बाहर Default। निकलना, डिफ़ॉल्ट। गो टू आपका किसी एक पर्टिकुलर कोड के अंदर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, आपने बोल दिया कि यहाँ से मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, तो आपको उधर से जंप मार देगा उधर की साइड। यूज़ कम होता है आज की डेट में। सक्षम, ये दे दियो अंदर मम्मी को। डू और वाइल एक साथ यूज होता है, करो जब तक की, ये काम करते रहो जब तक कि ये चीज़ आपकी सेटिस्फाई कर रही है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, स्टैटिक आपका ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो दीज आर दी रिजर्व कीवर्ड्स जो कि आप इसको यूज़ करोगे अपने कोड में। धीरे धीरे आपको सारा मिलेगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दे देता हूँ। व्हाट्सअप कर देता हूँ अभी के अभी। नहीं, ठीक है। ये आपने कीवर्ड्स लिख लो एक बार, मतलब घर पे लिख लेना, स्पेस छोड़ दो इसके लिए। अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। अभी हमने प्रोग्राम लिखा था, हमने उसके अंदर कमेंट्स करना सीखा था, उसके अंदर हमने देखा था वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल्स अभी हमने बनाना सीखा है, तो अभी हम वेरिएबल्स को भी देखेंगे उसके अंदर। प्रिंट एफ हमने देखा था, प्रिंट एफ किस तरह से होता है। अब इसके अंदर एक टॉपिक लिख लो, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। रिसीविंग इनपुट बाद में देखेंगे, अभी हम कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन का पार्ट देखते हैं। इसके अंदर मैंने जो स्टेप्स आपको थ्योरेटिकल बताए थे, मतलब कि आपको चला के दिखाए थे प्रैक्टिकली, अब थोड़ा सा उसका थ्योरी भी लिख लेंगे। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर आपने पहले क्या करा, आपने कोड लिखा, आपने पहले एडिटर के अंदर कोड लिखा, फिर उसके बाद आपने क्या करा, उसको कंपाइल करा, एक नई फाइल बन के आई, फिर आपने उस नई फाइल को एग्जीक्यूट करा, ठीक है। इसके अंदर लिख लो, once you have write the program, once you have write the program, you need to type it, you need to type it to instruct the machine, you need to type it to instruct the machine to execute it, किसके होगा? ठीक है। इसके अंदर लिखो टू टाइप योर सी प्रोग्राम, you need another program called editor. Once you type the program, To type your C program, you need another program called editor, ब्रैकेट में लिख लो VS कोड, सबलाइम एक्सेट्रा, VS कोड लिख लो बस।
वंस द प्रोग्राम इज टाइप्ड, मतलब आपने पूरा प्रोग्राम लिख लिया, then you need to convert into machine language. मशीन लैंग्वेज ब्रैकेट में लिख लो 0 and 1। मैट्रिक्स पिक्चर आपने देखी होगी, उसके अंदर जब कभी वो जाता था तो 0 1 0 1 0 1 ऐसे होते थे, ठीक है। अब इसको टू कैरी आउट दिस कन्वर्जन we need another program called compiler। ठीक है, ये आपके स्टेप्स हैं। इसके बाद में अभी वो भी स्टेप्स लिख पाऊंगा, अभी आप देखो इसके अंदर आपको प्रोग्राम लिखना है। लेट्स सपोज आपको प्रोग्राम लिखना है, आपके दिमाग में आपने कॉपी में लिख लिया, अब आपको प्रोग्राम लिखना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक एडिटर चाहिए, ठीक है। एडिटर फॉर एग्जांपल VS कोड, आजकल जो चल रहा है VS कोड, ठीक है। आपने इसके अंदर लिख दिया पूरा प्रोग्राम। अब आपने प्रोग्राम लिख दिया, अब आपको क्या चाहिए, कंपाइलर। अब आपको इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्या चाहिए, कंपाइलर, जो कि इसको कंपाइल करे। हाँ, कंपाइल करे फॉर एग्जांपल GCC, ठीक है। अब आपको कंपाइल हो गया तो आपको क्या मिलेगी, कंपाइल्ड फाइल मिलेगी। अब आपको क्या मिलेगी, ये कंपाइल्ड फाइल, ठीक है। विंडोज़ की अगर बात करें तो आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी। विंडोज़ के अंदर सारी EXE फाइल ही चलती हैं। आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल गई, अब आपने उसको क्या कर दिया, रन करा, और आपको आउटपुट में आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। रन करा तो आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। आपने कोड लिखा VS कोड में एक अलग प्रोग्राम से, फिर आपने कंपाइल करा उसको एक अलग प्रोग्राम के थ्रू, उसके थ्रू आपको एक डिफरेंट फाइल मिली जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मशीन लेवल लैंग्वेज की जो फाइल है, उसको आपने रन करा तो आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेप्स लिख लो थोड़े से कि भाई कैसे करते हैं। पहले तो इसमें लिख लो GCC, इसमें पहले लिख लो स्टेप्स टू कंपाइल अ प्रोग्राम, ठीक है। स्टेप्स कंपाइल प्रोग्राम, ठीक है। इसमें लिखो आप GCC स्पेस फाइल नेम .c -o और फिर उसके बाद आउटपुट, हाँ, फाइल नेम, ठीक है। विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो .exe, ठीक है। या फिर आप .exe हटा दो, आप डायरेक्टली भी उसको चला सकते हो, ट्राई करके देखना, इसमें तो चल जाता है, ठीक है। GCC आपका क्या है, ये कंपाइलर है। GCC क्या है आपका, क्या चीज़, इसके अंदर तो डायरेक्ट चलता है। तो इसमें फाइल के एक्सटेंशन नहीं आती फिर? ये देखो जैसे सिंटैक्स बिना किसी एक्सटेंशन के, डायरेक्ट चल जाता है? हाँ डायरेक्ट चलता है, चलाया था मैंने। आपने क्या करा, ये आपका GCC क्या है, आपका कंपाइलर है। हाँ। आपकी जो फाइल नेम .c है, ये क्या है, आपकी कोड फाइल। हमेशा .c एक्सटेंशन लगाना है इसके अंदर, तभी ये GCC समझ पाएगा कि ये भाई C की लैंग्वेज की फाइल है या किसी और लैंग्वेज की फाइल है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, -o लगाया फॉर आउटपुट, किस नाम से आपको आउटपुट फाइल चाहिए। ये क्या करता है, आपका किस नाम से आउटपुट फाइल चाहिए उस नाम से आपके आउटपुट फाइल दे देता है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो एक अननोन नेम से फाइल आ जाएगी और हो सकता है उसमें परमिशन की एरर आए। मेरे में परमिशन की एरर आती है। -o आपने लगाया, उसके बाद आपको जिस नाम से फाइल नेम चाहिए आप उस नाम को फाइल दे सकते हो। नॉर्मली क्या करते हैं, जिस नाम से भी आपने फाइल बनाई है उसी नाम को आउटपुट फाइल नेम .exe दे देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ये आउटपुट फाइल किस प्रोग्राम की फाइल है। लेट्स सपोज मैंने hello.c बनाई है, तो मैं क्या लिखूँगा, GCC, मैं क्या लिखूँगा इसके अंदर, GCC, फिर उसके बाद hello.c, उसके बाद -o और उसके बाद hello.exe। अब इससे क्या होगा,
मेरे को अपने एडिटर के अंदर भी मेरे को एक साथ ये दोनों फाइल दिखेंगी, hello.c और hello.exe, और मेरे को ये भी पता है कि ये आउटपुट फाइल किस प्रोग्राम की है। क्लियर है? अब ये हो गया आपका कंपाइल करने का। एग्जीक्यूट करने का इसमें लिख लो स्टेप्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, स्टेप्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। पहले ये लिख लो एक बार, फिर मैं ये आपको बता दूँ। कल से आपका देखो थ्योरी और कोडिंग मिक्स हो जाएगा, है ना? हाँ। थ्योरी थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे कि अभी पहले इसको देखते हैं फिर मैं आपको बता दूँ। बढ़ाओगे? अभी आप बताओ, आप बढ़ा दो, ठीक है? मैं मम्मी को बता के आया था, मम्मी अब से टाइम बढ़ा रही है। ठीक है, आज कल नहीं, कल एक बार देखते हैं किस फ्लो में चल रहा है, क्योंकि आज अभी तक तो थ्योरी था, अब अपना प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी हो जाएगा, जिसमें कि 20% थ्योरी रहेगा और 80% या 70% आपका वैसा रहेगा प्रैक्टिकल। ठीक है, स्टेप्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। सिंपल क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपकी फाइल नेम है, फाइल नेम जो भी आउटपुट फाइल नेम आई है, जो भी आपकी आउटपुट फाइल नेम आई है विद एक्सटेंशन, अगर आपने एक्सटेंशन दिया है तो, नहीं दिया है तो, लेट सपोज आपने एक्सटेंशन दिया है, जो भी आपने एक्सटेंशन दिया है वो, प्लस आप डॉट और बैकवर्ड स्लैश ये और ज़रूर लगा देना। इससे क्या होगा, आपकी फाइल अगर परमिशन की कोई इशू है तो ये चल जाएगा। और ये क्या करता है, आपका डॉट जो होता है ये आपका करंट फोल्डर में चेक करता है ये फाइल को। ठीक है, ये क्या करता है, आपके करंट फोल्डर के अंदर चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लास्ट फाइल है इसमें मेरा आउटपुट क्या था, फाइल नेम hello.exe, तो मैं किस तरह रन करूँगा, डॉट बैकवर्ड स्लैश और hello.exe, इस तरह से मैं रन करूँगा और ये आपका प्रोग्राम चल जाएगा। चला के देख लेते हैं इसको फटाफट से, पुराना वाला hello.exe। hello.c मेरा बना हुआ है, इसके अंदर void main, इसको मैं इंट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं रिटर्न लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको एक बार चला के देखते हैं फटाफट से। सिंपल GCC, फिर फाइल का नाम -o और आउटपुट फाइल का नाम मैंने दे दिया। इसके बाद मैंने क्या करा, वापस उसमें जाते हैं, कोड को जो भी स्टेप्स थे कॉपी करते हैं, इसको मैंने लिखा, मेरी फाइल का नाम क्या बना है hello.exe, और मैंने क्या करा, डॉट बैकवर्ड स्लैश hello.exe, जो भी फाइल है विद एक्सटेंशन जो भी मैंने इधर दिया था सेम मैंने इधर डाल दिया, और ये आउटपुट ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा शायद। सॉरी, इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, इसीलिए मैंने कहा था इसको चला कर देखते हैं। फॉरवर्ड, ये सही है, इसमें परमिशन का नहीं है, इसमें डॉट फॉरवर्ड स्लैश और hello.exe मैंने चलाया, आपका जो भी आउटपुट था वो आ गया। अब ये एक लाइन में क्यों आ रहा है, अलग अलग क्यों नहीं आ रहा है, ये सारा हम कल देखेंगे, लेकिन ये आपका स्टेप्स हो गए। आपको पता लग गया कि मेरे को कांस्टेंट कैसे बनाने हैं, मेरे को वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, मेरे को उसके अंदर आपका क्या कहते हैं कंपाइल कैसे करना है कोड, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या है मेरे, ये सारी चीज़ें मेरे को पता हैं। अब कल से हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डालेंगे, उनको प्रिंट कराएंगे, फिर उसके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हम कल से चालू कर देंगे। ठीक है ना।